लास्ट क्लास में आपको सर ने क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ाया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। ठीक है, तो बोर्ड के टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 29 निकालो सभी। तो बोर्ड के टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 3। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। Rucha and Julie are partners sharing profit and loss in their capital ratio. From the following trial balance and adjustment, you are required to prepare final account. तो आपको क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दी हुई है और नीचे में आपको 6 एडजस्टमेंट दी हुई है। इतनी इंफॉर्मेशन से हमको फाइनल अकाउंट क्या करने हैं, प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है और बैलेंस शीट बनाया है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वो जो आपको एडजस्टमेंट दी है ना, उसका हम मार्किंग कर लेते हैं। जो एडजस्टमेंट दी है उसका मार्किंग हम कर लेते हैं। तो सबसे पहली एडजस्टमेंट है आपकी क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का ट्रायल बैलेंस में कहीं पर भी मार्क आने वाला नहीं है। देन सेकेंड एडजस्टमेंट है रूचा एंड जूली विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस ₹3000 एंड ₹2000 रिस्पेक्टिवली फॉर देयर पर्सनल यूज। तो इस एडजस्टमेंट का भी कहीं पर मार्किंग आने वाला नहीं है। देन थर्ड, डेप्रिसिएट मोटर वैन बाय 5% एंड प्लांट एंड मशीनरी बाय 7%। तो मोटर वैन और प्लांट एंड मशीनरी पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो ट्रायल बैलेंस में मोटर वैन को मार्क लगा दो, मोटर वैन और प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी सबसे लास्ट है ट्रायल बैलेंस में, ये दोनों को भी मार्क लगा दो। उसके बाद रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स एट द रेट 5% इज टू बी क्रिएटेड। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस में डेटर्स को मार्क लगा दो, सन्ड्री डेटर्स है इसको मार्क लगा दो। देन फिफ्थ, आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो ट्रायल बैलेंस में वेजेस को मार्क लगा दो, वेजेस एंड सैलरी 4th नंबर पर दिया हुआ है। उसके बाद goods of ₹6000 were purchased on credit but no entry was found in the books of account। तो परचेस को मार्क लगा दो ट्रायल बैलेंस में। सबसे पहला पॉइंट है परचेस। ठीक है, तो जिस पर एडजस्टमेंट थी हमने उसको मार्क लगा दिया। अब हम ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेबिट बैलेंस पोस्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम क्रेडिट बैलेंस पोस्ट करेंगे। तो डेबिट में सबसे पहला पॉइंट आपको दिया हुआ है परचेसेस। परचेसेस ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इसीलिए मैं उसको लिखूंगा ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। उसको मार्क लगाया है तो इनर कॉलम में लिखता हूं। तो परचेस डेबिट में ऊपर एक लाइन जगह छोड़ दो, टू परचेसेस कितना दिया हुआ है, 48,000। देन नेक्स्ट आपको दिया हुआ है ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस 3000। ठीक है, अब जब भी क्वेश्चन में ट्रेड एक्सपेंसेस दिए होंगे तो सबसे पहले ये देखो कि ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ क्या क्वेश्चन में आपको जनरल एक्सपेंसेस दिए हुए हैं क्या। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन में हमको जनरल एक्सपेंसेस दिए हैं क्या। सैलरी, वेजेस एंड सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स, रिटर्न, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, मोटर वैन, स्टॉक। क्वेश्चन में आपको जनरल एक्सपेंसेस दिए हुए। ठीक है, ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ यदि क्वेश्चन में आपको जनरल एक्सपेंसेस दिए होंगे तो ऐसे केस में ट्रेड एक्सपेंसेस लिखा जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में। फिर से मैं एक बार बोलता हूं, क्वेश्चन में ट्रेड एक्सपेंसेस और जनरल एक्सपेंसेस यदि साथ में दिए होंगे तो ट्रेड एक्सपेंसेस लिखा जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। अपने क्वेश्चन में ट्रेड एक्सपेंसेस भी है और जनरल एक्सपेंसेस भी है, तो ऐसे केस में ट्रेड एक्सपेंसेस आएगा ट्रेडिंग के डेबिट में। तो परचेस के नीचे 4 लाइन जगह छोड़कर टू ट्रेड एक्सपेंसेस 3000। देन सैलरी। सैलरी ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंस है, इसीलिए P&L के डेबिट साइड में ऊपर एक लाइन जगह छोड़कर टू सैलरीज
4500। देन नेक्स्ट है वेजेस एंड सैलरी 2800। वेजेस एंड सैलरी दोनों एक साथ दिए हुए, तो जो सबसे पहले दिया हुआ है हम उसको प्रेफरेंस देंगे। तो पहले वेजेस दिया हुआ है तो वेजेस लिखा जाता है ट्रेडिंग के डेबिट में, तो वेजेस एंड सैलरी हम लिखेंगे ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। अब शायद आपने उसको मार्क लगाया है तो उसको इनर कॉलम में लिखते हैं। टू वेजेस एंड सैलरीज 2800। उसके बाद एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, सेलिंग से रिलेटेड एक्सपेंस है, इसीलिए P&L के डेबिट साइड में। टू एडवर्टीजमेंट। अब ब्रैकेट में 2 इयर्स दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको हम इनर कॉलम में लिखते हैं 4000। उसके बाद नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न मतलब सेल किए हुए गुड्स वापस आना। सेल्स रिटर्न मींस सेल किए हुए गुड्स वापस आना, तो इससे हमारा सेल्स कम हो जाएगा, इसीलिए सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस करें। तो सेल्स हम लिखते हैं ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। फिलहाल हमको सेल्स पता नहीं है क्योंकि हम क्रेडिट बैलेंस तक पहुंचे हुए नहीं है, इसमें से हम माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कितना है 8000। सेल्स रिटर्न 8000। उसके बाद फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ठीक है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ये असेट है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्या है? असेट है। असेट है तो बैलेंस शीट के असेट में लिखते हैं। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 23,000। नेक्स्ट है ऑफिस रेंट। ऑफिस रेंट एक्सपेंस है तो P&L के डेबिट में। एडवर्टीजमेंट के बाद 2 लाइन जगह छोड़कर ऑफिस रेंट 5,000। नेक्स्ट है मोटर वैन। मोटर वैन, मोटर वैन ये असेट है तो बैलेंस शीट के असेट में। एडजस्टमेंट है, मार्क लगाया है तो इनर कॉलम में लिखते हैं 40,000। नेक्स्ट है स्टॉक। ब्रैकेट में दिया हुआ है 1/4/2018, ठीक है। अब हम ये जो फाइनल अकाउंट बना रहे हैं ये बना रहे हैं 31 मार्च 2019 को एंड होने वाले ईयर के लिए। अब हमारा साल 31 मार्च 2019 को एंड हो रहा है तो स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 2018 को। 1 अप्रैल 2018 को हमारा अकाउंटिंग ईयर क्या हुआ होगा? स्टार्ट हुआ होगा। तो उस दिन का स्टॉक है, मतलब साल के शुरुआत का स्टॉक है। साल के शुरुआत का स्टॉक है मतलब वो ओपनिंग स्टॉक है। तो ओपनिंग स्टॉक हम लिखेंगे ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। टू ओपनिंग स्टॉक कितना है? 89,500। उसके बाद दिया हुआ है जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस आएंगे P&L के डेबिट में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि यदि क्वेश्चन में ट्रेड एक्सपेंसेस और जनरल एक्सपेंसेस एक साथ दिए होंगे तो ऐसे केस में ट्रेड एक्सपेंस आएंगे ट्रेडिंग के डेबिट में और जनरल एक्सपेंसेस आएंगे P&L के डेबिट में।
जनरल एक्सपेंसेस का दूसरा नाम है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस का दूसरा नाम क्या है? मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ठीक है, अब क्वेश्चन में तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रेड एक्सपेंसेस दिए जाए। क्वेश्चन में ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेड एक्सपेंसेस ही दिए जाए। यदि क्वेश्चन में सिर्फ ट्रेड एक्सपेंस दिया होगा तो ऐसे केस में ये ट्रेड एक्सपेंसेस लिखा जाएगा P&L के डेबिट में, यदि सिर्फ ट्रेड एक्सपेंस होगा तो। यदि दोनों होंगे तो ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग के डेबिट में, जनरल एक्सपेंसेस P&L के डेबिट में। यदि सिर्फ ट्रेड एक्सपेंस होगा तो वो P&L के डेबिट में। ठीक है, उसके बाद सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स मतलब कस्टमर, ऐसे कस्टमर जिनको हमने क्रेडिट पर गुड्स सेल किया है। अब क्रेडिट पर गुड्स सेल किया है तो फ्यूचर में उनसे पैसा रिसीवेबल है, तो एनीथिंग इज रिसीवेबल इज आर असेट, तो डेटर्स लिखता हूं असेट में। सन्ड्री डेटर्स, $62,000। उसके बाद कोल, गैस और फ्यूल। कोल, गैस और फ्यूल। कोल, गैस और फ्यूल ये फैक्ट्री में मशीनरी चलाने के लिए लगता है, मशीनरी को रन करने के लिए एक्सपेंसेस लगे हैं, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो ट्रेडिंग के डेबिट में लिखता हूं। टू कोल, गैस और फ्यूल 1000। उसके बाद कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पेड एट द टाइम ऑफ परचेस। गुड्स परचेस करते समय पेड किया हुआ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग के डेबिट में। टू कैरेज इनवर्ड 800। नेक्स्ट है कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड मींस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पेड एट द टाइम ऑफ सेल्स। सेल्स करते समय पेड किया हुआ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, इसीलिए वो लिखा जाएगा P&L के डेबिट में। टू कैरेज आउटवर्ड 1300। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी ये असेट है, असेट है तो बैलेंस शीट के असेट साइड। डेटर्स के बाद 4-5 लाइन छोड़कर प्लांट एंड मशीनरी, मार्क लगाया है, एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में 13,800। ठीक है, तो डेबिट बैलेंस का पोस्ट हो गया है, डेबिट बैलेंस की पोस्टिंग खत्म हो गई है। अब क्रेडिट बैलेंस को पोस्ट करते हैं। तो क्रेडिट बैलेंस में सबसे पहले आपको दिया हुआ है कैपिटल अकाउंट, रुचा और जूली। ठीक है, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल मतलब ओनर ने बिजनेस में लगाया हुआ पैसा। जब ये बिजनेस बंद हो जाएगा तो ये कैपिटल हमको ओनर को क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा। तो ये कैपिटल बिजनेस के ऊपर क्या है? लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी है इसीलिए लाइबिलिटी साइड में लिखता हूं। कैपिटल में रुचा, रुचा का कैपिटल है 80,000। उसके नीचे 4-5 लाइन जगह छोड़ देता हूं। जूली, जूली का कैपिटल है 40,000। कैपिटल अकाउंट हमेशा इनर कॉलम में लिखा जाएगा। नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, क्रेडिटर्स मतलब सप्लायर, क्रेडिटर्स मतलब सप्लायर, ऐसे पर्सन जिनसे हमने क्रेडिट पर गुड्स परचेस किया, ऐसे सप्लायर
जिनसे हमने क्रेडिट पर गुड्स परचेस किया। अब क्रेडिट पर गुड्स परचेस किया है तो फ्यूचर में उनको पैसा देना पड़ेगा, मतलब पेबल है, एनीथिंग इज पेबल इज आर लाइबिलिटी। तो क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में लिखता हूं सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितना है 22,000। उसके बाद है सेल्स। सेल्स आएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में, तो देखो ट्रेडिंग के क्रेडिट में मैंने पहले से लिख कर रखा है सेल्स, उसका अमाउंट लिख देता हूं 1,48,000। इस 1,48,000 में से 8,000 हमको माइनस करने हैं, तो आउटर कॉलम में आएगा 1,40,000। आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 1,40,000। उसके बाद आरडीडी, उसके बाद क्या दिया हुआ है आरडीडी। आरडीडी स्टैंड्स फॉर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। अब ट्रायल बैलेंस में दी हुई आरडीडी ये ओल्ड आरडीडी होती है, ट्रायल बैलेंस में दी हुई आरडीडी ये ओल्ड आरडीडी होती है, ठीक है। तो ओल्ड आरडीडी हम ये चार्ट में से माइनस करते हैं, ठीक है। अब आपको एडजस्टमेंट नंबर 4 दी हुई है, इस आरडीडी से रिलेटेड आपको एडजस्टमेंट नंबर क्या दी हुई है 4 दी हुई है, ठीक है। तो इस 4th नंबर के एडजस्टमेंट सॉल्व करने से पहले हमको यहां पर एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, तो वो फॉर्मेट में सबसे पहले बना लेता हूं। टू बैड डेट्स, फिर इसमें हम ऐड करते हैं फर्दर बैड डेट्स, फिर ऐड करते हैं न्यू आरडीडी, एक लाइन छोड़कर हम माइनस करते हैं ओल्ड आरडीडी, ठीक है। अभी फिलहाल हमको आरडीडी मिली है, तो ट्रायल बैलेंस में दी हुई आरडीडी ये ओल्ड आरडीडी होती है, तो ओल्ड आरडीडी हम यहां से क्या कर देंगे माइनस करते हैं, तो अमाउंट कितना है 1,200, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, तो एनीथिंग इज पेबल इज आर लाइबिलिटी, तो बिल्स पेबल आएगा लाइबिलिटी में। बिल्स पेबल 12,000। देन परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न मतलब परचेस किए हुए गुड्स वापस करना, परचेस किए हुए गुड्स क्या करना वापस करना। तो परचेस रिटर्न की वजह से परचेस कम हो जाएगा, तो इसको परचेस में से माइनस करते हैं, लेस परचेस रिटर्न, अमाउंट है 6,000। माइनस करने के बाद अमाउंट इनर कॉलम में ही लिखना है, क्योंकि उसके ऊपर नीचे एडजस्टमेंट दी हुई है 42,000, ठीक है। तो ऐसा ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग हो गया। अब आप एक बार ट्रायल बैलेंस को फिर से देख लो, यदि आपको कोई डिफिकल्टीज है तो बताओ।
देखो हो गया सबका, ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग हो गया है। अब जो एडजस्टमेंट्स दी है वो एडजस्टमेंट्स देखिए। सबसे पहला एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या दिया है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 88,000 कॉस्ट प्राइस एंड 90,000 मार्केट प्राइस। अब इसके पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें जो एडजस्टमेंट दी थी, उसमें जब क्लोजिंग स्टॉक दिया था तो सिर्फ कॉस्ट प्राइस दी थी। अब यहां कॉस्ट प्राइस भी दी है और मार्केट प्राइस भी दी है, तो अब इसमें से क्या लेना, बराबर। तो जब कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दी जाएगी, जब कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दी जाएगी, तब दोनों में से जो लेस है, दोनों में से जो लेस है, whichever is लेस जो है उसको कंसीडर किया जाएगा। अब सर ये कहां लिखा हुआ है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 विच इज रिलेटेड टू वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, मतलब ही वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, उसमें ये कहा गया है कि जब कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस whichever is लेस। सर अब ये कहां दिया हुआ है, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में दिया गया है विच इज रिलेटेड टू वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। तो उसमें ये कहा गया है यदि कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस यदि दी जाती है तो दोनों में से जो लेस है उसे कंसीडर करेंगे। तब कॉस्ट प्राइस दी है 88,000 और मार्केट प्राइस दी हुई है 90,000, तो दोनों में से जो लेस है उसे कंसीडर करेंगे। तो दोनों में से लेस है 88,000, तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन होगा 88,000 पर। तो लिखो क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट में, क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट में 88,000, और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड में, बैलेंस शीट के असेट साइड में। तो लिखो बैलेंस शीट के असेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 88,000, क्लोजिंग स्टॉक 88,000। ठीक, पहली एडजस्टमेंट समझ में आई। तो क्लोजिंग स्टॉक यदि है तो पहला इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट में, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड में, और कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस यदि दी जाती है तो दोनों में से जो लेस है उसे कंसीडर करेंगे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट, रुचा एंड ज्वेली withdrawn from business 3,000 and 2,000 respectively for their personal use। तो रुचा और ज्वेली ने 3,000 और 2,000 रुपया पर्सनल पर्पस के लिए क्या किया, विड्रॉ किया। ठीक है, पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ किया। वहां करेक्शन कर लो, रुचा एंड ज्वेली गुड्स विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस, गुड्स वर्ड वहां नहीं आया है, गुड्स विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर business 3,000 and 2,000 respectively for their personal use। अब रुचा और ज्वेली ने 3,000 और 2,000 दोनों ने मिलकर 5,000 के गुड्स विड्रॉ किए। तो मुझे बताओ गुड्स विड्रॉ हुए तो बिजनेस में गुड्स आए कि बिजनेस से गुड्स गए, बिजनेस से गुड्स गए हैं। तो जब बिजनेस में गुड्स आते हैं तो ट्रेडिंग के डेबिट में लिखते हैं, अब जब बिजनेस से जाएंगे तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। तो लिखो ट्रेडिंग के क्रेडिट में गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर, उसको अंडरलाइन करके उसके नीचे रुचा 3,000, रुचा 3,000, ज्वेली 2,000, ज्वेली 2,000, ऐसा 5,000, ऐसा 5,000। ठीक है, अब ये गुड्स विड्रॉ किए हैं पर्सनल पर्पस के लिए, मतलब ये ड्राइंग्स कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग से कैपिटल में से क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। तो लेस, रुचा का ड्राइंग से 3,000, रुचा का ड्राइंग से 3,000, उसका ड्राइंग से 3,000, तो उसके कैपिटल में से लेस करेंगे 3,000 तो 77। ज्वेली का ड्राइंग से 2,000, ज्वेली ने 2,000 रुपए के गुड्स विड्रॉ किए, 2,000
तो 38,000 समझा। तो गुड्स पर्सनल पर्पस के लिए यदि विड्रॉ किए जाते हैं तो पहला इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट में और दूसरा ड्रॉइंग्स कहकर कैपिटल में से क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। ठीक है। देन depreciate motor van by 5% and plant and machinery by 7%। अब depreciation की वजह से असेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। असेट की वैल्यू कम हो जाएगी तो असेट में से माइनस करना पड़ेगा। तो मोटर वैन के नीचे लिखो लेस depreciation at the rate 5%। मोटर वैन का depreciation है 5%, तो 2000, आउटर में आएगा 38,000। प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन 7% बोला है, तो मैं यहां कैलकुलेशन पार्ट बताता हूं। 13,800 का 7%, ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो गया। 7 8 जा 56, 7 3 जा 21, 21 plus 5 26, carry 2, 7 1 जा 7, 7 plus 2 9, 966, 966। ठीक। अब डेप्रिसिएशन असेट में से माइनस किया, असेट में से माइनस किया। अब डेप्रिसिएशन की वजह से हमारे असेट की वैल्यू कम हो गई, मतलब हमें उतने का नुकसान हुआ, उतने का लॉस हुआ। तो दूसरा इफेक्ट पी एंड एल के डेबिट में लिखेंगे। दूसरा इफेक्ट पी एंड एल के डेबिट में, टू डेप्रिसिएशन मोटर कार 2000, प्लांट एंड मशीनरी 966, तो टोटल आएगा 2966, 2966। ठीक। उसके बाद रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स 5% इज टू बी प्रोवाइडेड या क्रिएटेड। मतलब डेटर्स पर 5% आरडीडी क्रिएट करनी है। आरडीडी मतलब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, मतलब फ्यूचर में जो लॉस होने वाला है उसके लिए क्रिएट किया गया हुआ रिजर्व। तो अब ये एडजस्टमेंट में दिया है, इसका मतलब ये न्यू आरडीडी है। अब ये न्यू आरडीडी क्रिएट करने से पहले क्वेश्चन में बैड डेट्स है क्या चेक करेंगे। है क्या बैड डेट्स? नहीं है। अनरिकॉर्डेड सेल है क्या? नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्टली आरडीडी के एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो आरडीडी कितना परसेंट? 5%। तो 62,000 के डेटर्स है, 62,000 के डेटर्स है, उसका 5% मतलब 3,100, 3,100। तो सबसे पहले डेटर्स में से माइनस करो, डेटर्स में से माइनस करो लेस आरडीडी। डेटर्स में से माइनस किया। दूसरा इफेक्ट जाएगा पी एंड एल के डेबिट में। पी एंड एल के डेबिट में तुमने चार्ट बनाया है, बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी। तो न्यू आरडीडी के सामने लिख दीजिए 3,100, 3,100। बैड डेट्स नहीं था, फर्दर बैड डेट्स भी नहीं था। बैड डेट्स नहीं था इसलिए डैश दे दिया, फर्दर बैड डेट्स भी नहीं था, न्यू आरडीडी लिख दिया 3,100। अब इसमें से लेस करेंगे 1,200, तो 1,200 माइनस करेंगे तो 1,900 आएगा, 1,900 आएगा। ठीक है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग मतलब अनपेड वेजेस। अनपेड वेजेस मतलब जो वेजेस हमने पे करने चाहिए थे लेकिन पे नहीं किए। इसे ही अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में कहेंगे एक्सपेंसेस ड्यू, मतलब वेजेस ड्यू बट नॉट पेड। वेजेस ड्यू बट नॉट पेड मतलब इस साल के वेजेस है, इस साल के वेजेस है, पे करना चाहिए था लेकिन पे नहीं किया। इस साल का एक्सपेंस है ना, तो इस साल के एक्सपेंसेस में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। करो ऐड।
एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस 800, काउंटर में आएगा 3600। क्या ये 800 रुपया पे किया? क्या पे नहीं किया? अभी पे नहीं किया तो फ्यूचर में जाकर पे करना पड़ेगा, मतलब हमारे लिए लाइबिलिटी है। तो दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में जाएगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस 800, ठीक है। अब लास्ट एडजस्टमेंट, गुड्स ऑफ ₹6,000 वेयर परचेस्ड ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पर 6,000 रुपए के गुड्स क्या किए? परचेस किए, बट नो एंट्री वाज फाउंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब 6,000 रुपए के आपने गुड्स उधारी पे परचेस किए, उसकी एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में होनी चाहिए थी। हमने सारा रिकॉर्ड चेक कर लिया, लेकिन वहां कहीं पर भी ये 6,000 के परचेस की एंट्री लिखी हुई नहीं थी, मतलब ये अनरिकॉर्डेड परचेस हुआ। गुड्स खरीद तो लिए, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखे ही नहीं, बराबर। तो परचेस में वो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, तो परचेस में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, मतलब परचेसेस को बढ़ाना पड़ेगा। तो अनरिकॉर्डेड परचेस परचेस में ऐड करेंगे, तो परचेस में ऐड करो। अनरिकॉर्डेड परचेस कितना? 6,000। अनरिकॉर्डेड परचेस 6,000, 48,000। अब क्रेडिट पर खरीदे, अब गुड्स खरीदे हैं तो उसका पैसा देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, मतलब हमारे लिए लाइबिलिटी रहेगी। तो इसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में आएगा, क्रेडिटर्स में ऐड करेंगे, ठीक है। तो अनरिकॉर्डेड परचेस पहले परचेसेस में ऐड, और दूसरा इफेक्ट क्रेडिटर्स में ऐड। तो क्रेडिटर्स में ऐड करो, ऐड अनरिकॉर्डेड परचेस, ऐड अनरिकॉर्डेड परचेस कितना? 6,000, 6,000। तो टोटल क्रेडिटर्स हो जाएंगे 28,000। अब वहां कहीं पर भी अनरिकॉर्डेड सेल्स नहीं दिया है, वहां कहीं पर भी अनरिकॉर्डेड सेल्स नहीं दिया है, लेकिन वो सॉल्यूशन में गलती से उन्होंने अनरिकॉर्डेड सेल्स भी लिखा है, इसलिए वहां का सॉल्यूशन सही नहीं आएगा, ठीक है। अब ये तो 6 एडजस्टमेंट गिवन थी। अब ट्रायल बैलेंस में कोई ऐसी एडजस्टमेंट है क्या? देखो तो, जो हिडन एडजस्टमेंट कहलाई जाती है। तो एडवर्टीजमेंट लिखा है फॉर 2 इयर्स, एडवर्टीजमेंट फॉर 2 इयर्स, मतलब ये जो 4,000 की एडवर्टीजमेंट है, ये 1 साल की नहीं है, ये 2 साल की है। लेकिन क्या ये हमारा ट्रेडिंग और P&L जो बन रहा है, क्या ये 2 साल का है कि 1 साल का? सर ये तो 1 साल का है। अब 1 साल का है तो इसमें एक्सपेंसेस भी 1 साल के ही आने चाहिए ना, लेकिन ये 4,000 2 साल का है, इसका मतलब 1 साल का 2,000 है, तो यहां 2,000 ही आना चाहिए। तो 2,000 जो है वो अगले साल का है, जो कि हमने इस साल क्या किया? पे कर दिया। इस साल क्या किया? पे कर दिया। है कौन से साल का? अगले साल का। तो यहां से उसको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो लिखो लेस प्रीपेड एडवर्टीजमेंट, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट 2,000, तो आउटर में आएगा 2,000। अब ये 2,000 अगले साल का एडवर्टीजमेंट का खर्चा, अगले साल का एडवर्टीजमेंट का खर्चा मैंने इस साल ही पे करके रखा, तो अगले साल मुझे क्या करना पड़ेगा? सर्विसेज लेना पड़ेगा, क्योंकि अगले साल के खर्चे का पेमेंट मैंने इस साल ही कर दिया, तो अगले साल मुझे क्या करना है? सर्विसेज लेना है, मतलब सर्विसेज रिसीवेबल है। एनीथिंग इज रिसीवेबल इज आर असेट, तो बैलेंस शीट के असेट में लिखेंगे प्रीपेड एडवर्टीजमेंट, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट। ठीक है, अब वहां दी हुई सारी इंफॉर्मेशन हो गई है, अब आपको क्लोज करना है। ठीक, तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे। करो टोटल, करो टोटल, सब लोग लीजिए टोटल।
क्रेडिट की टोटल लो, सब लोग टोटल लो, क्रेडिट डेबिट की टोटल लो। कितनी आ रही है क्रेडिट की टोटल? $2,33,000। डेबिट की टोटल 500, 600, 1100, 1,000। तो 145 900 बराबर है। अब जिस साइड की टोटल ज्यादा है वो दोनों जगह लिखो, जिस साइड की टोटल ज्यादा है वो दोनों जगह लिखो। डिफरेंस निकालो। कितना आ रहा है डिफरेंस? 0 0 1, वहां 2 7 2 8 0, 87,100। तो लिखो 87,100, 87,100। यह आया ग्रॉस प्रॉफिट। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ब्रैकेट में लिख दो सर ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट, ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट यहां डेबिट में है तो पी एंड एल के क्रेडिट में आएगा, तो पी एंड एल के क्रेडिट में लिखो बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। $87,100। अब क्रेडिट की टोटल 87,100, डेबिट की टोटल लीजिए 00006, 00006, 5 + 5 10, 10 + 3 13, 13 + 9 22, 22 + 9 31, 3 4 + 3 7, 8 9 14, 16 17, 18 19 20, तो 20,166, 20,166। यहां फिर से क्रेडिट की टोटल ज्यादा है वो दोनों जगह लिखेंगे 87,100, 87,100। अब डिफरेंस निकालते हैं। यहां 10, यहां पहले 10 आया होगा फिर 9 आया, ठीक है। यहां 0, यहां से किधर, यहां 6, तो 9 - 6 3 9 6 66 936 34 66 934। यह आया हमारा नेट प्रॉफिट, यह आया नेट प्रॉफिट 66 936 नेट प्रॉफिट। अब ये जो नेट प्रॉफिट आया, क्या ये सिर्फ रोचा का है
कि सिर्फ ज्वेलरी का है कि दोनों का है? सर ये जो प्रॉफिट आया ये पार्टनरशिप फर्म का है, तो इसके जितने पार्टनर्स होंगे सारे पार्टनर्स का रहेगा, बराबर। तब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? देखो तो क्वेश्चन में दिया है क्या? क्वेश्चन में दिया है शायद प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वहां दिया है रूचा एंड ज्वेलरी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशो। मतलब जिस रेशो में उनका कैपिटल था उन रेशो में वो प्रॉफिट डिवाइड करेंगे। तो अब देखो रूचा ने कैपिटल लगाया था 80,000, ज्वेलरी ने कैपिटल लगाया था 40,000, बराबर। तो इसका यदि रेशो निकालेंगे, इसका यदि रेशो निकालेंगे तो आएगा 8:4, 8:4 दैट इज 2:1, 2:1। मतलब ये जो 66,934 का प्रॉफिट है ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा क्या रेशो में? 2:1 में, बराबर। तो रूचा और ज्वेलरी में 2:1 में डिवाइड होगा, मतलब इसके 3 हिस्से करने पड़ेंगे, ठीक। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 1 1.3333 आएगा, बराबर। तो 22,000 इसका आएगा शायद 22,311, 22,311 और इसका आएगा 44,000 इंटू 2 करेंगे, 44,623। समझाएगा सबको ये? मैं फिर से एक बार प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताता हूं। देखिए प्रॉफिट का रेशो 2:1 कैसे आया ये समझा? उन्होंने दिया था जिस रेशो में उनका कैपिटल है वो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगा। तो रोचा का कैपिटल था 80,000 और ज्वेलरी का कैपिटल था 40,000, तो उसका रेशो आया 4 0 यहां से हट गए, 4 0 यहां से हट गए, तो 8:4। ये दोनों भी 4 से डिविजिबल है, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया 2:1। मतलब प्रॉफिट के 3 हिस्से होंगे। 3 कैसे? 2 + 1 3, 3 हिस्से होंगे। वो 3 में से 2 हिस्से जाएंगे रोचा को और 1 हिस्सा जाएगा ज्वेलरी को। तो हमने क्या किया, जो प्रॉफिट आया 66,934 है, 66,934, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। उसमें से 2 हिस्से किसके? रोचा के। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, फिर यहां 3 1 जा 3 पॉइंट देंगे, 1 बचेगा, तो 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9, बराबर। तो अब ये मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 2 से इंटू करेंगे, तो ये आएगा 44,622.66 आएगा। तो इसको यदि राउंड ऑफ करेंगे तो 44,623 आएगा। तो 44,623 ये आया रोजा का हिस्सा, और 22,311 ये 1 ही हिस्सा है। ये किसका जाएगा? ये जाएगा ज्वेलरी का। ठीक है, तो मैं यहां लिखता हूं रोचा और ज्वेलरी 44,622 और 22,311। अब ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो उनके कैपिटल में क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो उनके कैपिटल में प्लस कर दो, करो कैपिटल में प्लस। कैपिटल में प्लस करो,
इलेक्ट्रॉनिक्स में 44,623 और जूली केस में 22,311 और टोटल लीजिए। करो सब लोग टोटली। उसके बाद बैलेंस शीट क्लोज करो, बैलेंस शीट की टोटल करो, सभी लोग टोटल करो। टू लैख 22,734 ये आ रही है लाइबिलिटी की टोटल। असेट की भी टोटल इतनी आनी चाहिए। आ रही है 2,22,734 मतलब हमारा क्वेश्चन टैली है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 का मैं आपको पोस्टिंग एक्सप्लेन करता हूं, आप वो पोस्टिंग लिख लीजिए। ठीक है, तो पेज नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 4 मैं पोस्टिंग एक्सप्लेन करता हूं, आप उसको लिख लीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर पीयूष एंड मिस्टर अरुण यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दी हुई है और नीचे 5 एडजस्टमेंट दी हुई है। सबसे पहले हम एडजस्टमेंट का मार्किंग कर लेते हैं। सबसे पहली एडजस्टमेंट है स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31st March 2019 was cost price ₹40,000 and market price ₹35,000। तो क्लोजिंग स्टॉक का ट्रायल बैलेंस में कहीं पर भी मार्क आने वाला नहीं है। सेकेंड एडजस्टमेंट, interest on fixed deposit ₹1,200 is still receivable। तो ट्रायल बैलेंस में देखो भाई फिक्स डिपॉजिट दिया हुआ है क्या? सबसे लास्ट में दिया हुआ डेबिट बैलेंस में फिक्स डिपॉजिट, तो उसको मार्क लगा लो। और क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट है, उसको भी मार्क लगा लो। ठीक है, तो डेबिट बैलेंस में फिक्स डिपॉजिट और क्रेडिट बैलेंस में जो थर्ड नंबर पर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट है उसको भी मार्क लगा लो, तो ऐसे 2 मार्क आ जाएंगे। उसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट है प्रोवाइड आरडीडी एट 2.5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो ट्रायल बैलेंस में डेटर्स को मार्क लगा। 9th नंबर पर है सन्ड्री डेटर्स। देन फोर्थ डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 5%, तो फर्नीचर को मार्क लगा। ट्रायल बैलेंस में फर्नीचर डेटर्स के नीचे ही है। उसके बाद गुड्स ऑफ ₹8,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ ₹6,000
ओनली। तो इस एडजस्टमेंट का भी मार्किंग कहीं भी आने वाला नहीं है, ठीक है। अब मैं ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग बताता हूं, आप लिख लीजिए। सबसे पहले डेबिट बैलेंस, स्टॉक 1/4/2018। अब हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो 31 मार्च 2019 को एंड होने वाले ईयर के लिए कर रहे हैं, है ना। तो ये ईयर जो स्टार्ट हुआ होगा वो 1 अप्रैल 18 को स्टार्ट हुआ होगा। तो 1 अप्रैल 18 मतलब साल की शुरुआत का स्टॉक है, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है। तो ओपनिंग स्टॉक लिखा जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में, तो आप वहां ट्रेडिंग डेबिट लिख दो। उसके बाद परचेस, ठीक है, परचेस है वो, बरोबर क्या, वहां पर करेक्शन कर लो आप, परचेस सैलरी नहीं है वो, परचेस है, ठीक है। तो परचेस आएगा ट्रेडिंग के डेबिट में, तो ट्रेडिंग डेबिट लिख दो। उसके बाद सैलरी आएगा P&L के डेबिट में। उसके बाद वेजेस आएगा ट्रेडिंग के डेबिट में। उसके बाद कैरेज, अब याद रखना, ठीक है। अब तक क्या होता था, हमको क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन करके दिया जाता था कि वो कैरेज इनवर्ड है या कैरेज आउटवर्ड है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमको कुछ भी क्लियरली मेंशन नहीं है कि वो कैरेज इनवर्ड है या कैरेज आउटवर्ड है, ठीक है। कैरेज इनवर्ड है या कैरेज आउटवर्ड है, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन नहीं है। तो हम अज्यूम करेंगे कि वो कैरेज इनवर्ड है। क्या है वो, कैरेज इनवर्ड। तो कैरेज इनवर्ड आएगा ट्रेडिंग के डेबिट में, कैरेज इनवर्ड आएगा ट्रेडिंग के डेबिट में। सिर्फ कैरेज दिया होगा तो उसको अज्यूम करेंगे वो कैरेज इनवर्ड है, और कैरेज इनवर्ड लिखेंगे ट्रेडिंग के डेबिट से। देन फ्रेट भी परचेस से रिलेटेड होता है, तो ट्रेडिंग के डेबिट में। देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये आएगा अदर एक्सपेंसेस, मतलब P&L डेबिट। देन सन्ड्री डेटर्स मतलब कस्टमर जिनसे हमने जिनको क्रेडिट पर गुड्स सेल किया है, तो उनसे पैसा लेना है, रिसीवेबल है मतलब वो हमारी क्या है, असेट है। इनर कॉलम में लिखना उसको। उसके बाद फर्नीचर भी आएगा असेट में, इनर कॉलम में। उसके बाद लीज होल्ड प्रॉपर्टी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो हमने रेंट पर ली हुई है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो हमने किराए पर ली हुई है और जिसका टेन्योर 10 साल से ज्यादा का है, ठीक है। अब लीज होल्ड प्रॉपर्टी है तो असेट में लिखना पड़ेगा, तो असेट में। उसके बाद इन्वेस्टमेंट भी आएगा असेट में। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वर्डी लगा हुआ है तो P&L के डेबिट में। उसके बाद एडवर्टीजमेंट भी आएगा P&L के डेबिट में, उसको मार्क लगा लो, उसके ऊपर हिडन एडजस्टमेंट है, उसको भी आप इनर कॉलम में लिखिएगा। उसके बाद बैड डेट्स, ठीक है। तो बैड डेट्स का आपको चार्ट बनाना पड़ेगा। जैसे देखो पिछले क्वेश्चन में हमने चार्ट बनाया था, 2 बैड डेट्स, फिर उसमें ऐड किया था फर्दर बैड डेट्स, फिर ऐड किया था NRDD, फिर लेस किया था ओल्ड RDD। तो ऐसा फॉर्मेट आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बैड डेट्स, तो देखो बैड डेट्स यहाँ लिखा ही है, इसके सामने आप अमाउंट लिख देना 500, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड मतलब हमने सामने वाले को डिस्काउंट दिया, मतलब वो हमारे लिए एक्सपेंसेस हुआ तो P&L। उसके बाद कैश इन हैंड और कैश एट बैंक असेट। फिक्स डिपॉजिट मतलब हमने बैंक में हमारा पैसा डिपॉजिट कर दिया तो वो हमारी असेट बन गई, तो असेट में इनर कॉलम है। तो ऐसा डेबिट बैलेंस कंप्लीट हो गया। क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल, उसमें दिया हुआ है पीयूष और अरुण, ठीक है। तो कैपिटल आएगा लायबिलिटी में, पीयूष और अरुण दोनों के नीचे 5-5 लाइन जगह छोड़ देना। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स आएगा लायबिलिटी में। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट। अब ये जो फिक्स डिपॉजिट थी उसके ऊपर का हमको इंटरेस्ट मिला, तो इंटरेस्ट मिला मतलब इनकम हुई तो P&L के क्रेडिट साइड में इनर कॉलम में, ठीक है। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट भी एक टाइप का लोन है, ठीक है। हमने बैंक से एक्सेस मनी क्या कर ली, विड्रॉ कर ली, तो ये पैसे अब हमको बैंक को वापस करने पड़ेंगे। पेएबल है, एनीथिंग इज पेएबल इज आवर लायबिलिटी, तो बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा लायबिलिटी। उसके बाद सेल्स आएगा ट्रेडिंग क्रेडिट।
ठीक है, तो इतना पोस्टिंग आप करके रखिएगा।